Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is मेल जेनिटल सिस्टम। तो अगर प्रीप्यूस के ओरिफिस काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और इम्पॉसिबल रिट्रैक्शन ऑफ प्रीप्यूस ओवर द ग्लैंड पेनिस ड्यू टू एब्नॉर्मल टाइटनिंग ऑफ फोर स्किन, तो उसको क्या बोलते हैं? फीमोसिस कहते हैं। फीमोसिस कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलती है और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या आते हैं? कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाते हैं और पिनाल कार्सिनोमा आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ब्लेनोपोस्थाइटिस। ब्लेनाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड पेनिस और पोस्थाइटिस का मतलब इन्फेक्शन ऑफ प्रीप्यूस है। तो ओके, अब ये फंगल इन्फेक्शन जिसमें कैंडिडा आ जाएगा, क्लियर। जबकि हमारा बैक्टीरिया के अंदर कौन सा आ जाता है? गार्डिनियल वजाइनालिस आ जाएगा। ओके, ये दोनों आपने रट्टा मार लेनी है। और इसके अंदर इसकी जो टियोलॉजी है वो स्मैग्मा होती है। स्मैग्मा क्या होता है? डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल, स्वेट और डेब्रिस। ओके, तो जो डेब्रिस होता है स्क्वेमस सेल का और इन्फ्लेमेटरी सेल का, उसको स्मैग्मा कहते हैं। उसका भी रिस्क है कैंसर। ओके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पेनिस ये हो सकता है। इसके बाद पिनाइल ट्यूमर है। पिनाइल ट्यूमर को दो में डिवाइड करेंगे, कंटाइलोमाइकोमिनेटा और मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा इन साइटू आ जाएगा। ओके, जिसको हम प्री इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं और लास्ट में इन्वेसिव आ जाएगा। कंटाइलोमाइकोमिनेटा को विनीरल वार्ड भी कहते हैं। 611 की वजह से होती है। ग्रोस में सिसाइल होगा और पैपिलरी प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको हाइपरप्लास्टिक स्क्वेमस सेल देखने को मिलेगा जो कि पैपिले बनाना शुरू कर देंगे। लास्ट में आपको कोइलोसिटिक एटीपिया देखने को मिलेगा। कोइलोसिटिक एटीपिया का मतलब है कि आपको पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन देखने को मिलती है, जिसको कोइलोसाइटोसिस कहते हैं। आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाले के अंदर देखने को मिलती होती है। ओके, बाकी आ जाते हैं हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन साइटू। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन साइटू जिसको हम क्या बोलते हैं? पिनाइल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते होते हैं। ओके, इसके अंदर क्या आ जाएगा? बोवन डिजीज आ जाएगा। ओके, अगर बोवन डिजीज अगर इसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, शाफ्ट को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, ओके, ठीक है, सॉरी, अगर प्रीप्यूस को इन्वॉल्व करे तो उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरेट बोलते हैं। दूसरा बोविनाइड पैपिलोसिस, ये भी हमने पढ़ना होता है। तो जो कार्सिनोमा इन साइटू है तो उसको क्या बोलते हैं? पिनाइल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते होते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा? इंटायर थिकनेस देखने को मिलेगी विद डिस्प्लेजिया। और दूसरा क्या रट्टा देखने को मिलेगा कि इसमें इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब जो पिनाइल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है एचपीवी रिलेटेड भी हो सकता है, ये नॉन एचपीवी रिलेटेड भी हो सकता है। जो नॉन एचपीवी रिलेटेड होता है ये आगे ब्लेनाइटिस की वजह से हो सकता है। ओके, फोर स्किन पे हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा डिफरेंशिएटेड है ना, ये हमारा ब्लेनाइटिस की वजह से हो सकता है, लेकिन जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और यहाँ पे आपको दो मैकेनिज्म या दो चीजें देखने को मिलती है। नंबर 1 बोवन डिजीज और नंबर 2 बोविनाइड पैपिलोसिस है। तो जो बोवन डिजीज होता है ना, बोवन डिजीज से किसको इन्वॉल्व करता है? शैफ्ट को इन्वॉल्व करता है। ओके, बोवन डिजीज इसको इन्वॉल्व करता होता है, शैफ्ट को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 1618 की वजह से होता है। ग्रोसली रेड इरिथोमेटस होता है और इसको बोवन डिजीज कहते हैं। ये इन्वेसिव कार्सिनोमा इन साइटू होता है, शैफ्ट को इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर प्रीप्यूस को इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं इसको एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट बोलते हैं। दूसरा बोविनाइड पैपिलोसिस, ये आपको सेक्सुअल एक्टिव डिजीज में देखने को मिलता है, यंगर एज पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके, मल्टीपल रेडिश नोड्यूल देखने को मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल नोड्यूल देखने को मिलता था। ओके, और ये आगे प्रोग्रेस नहीं करता कैंसर के अंदर, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके बाद हम कैंसर की तरफ आ जाते हैं। कैंसर की तरफ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ पीनस है, तो उसमें जो डिस्प्लास्टिक सेल होती है क्या करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कोरोनल सर्फेस के ऊपर या इनर सर्फेस ऑफ प्रीप्यूस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो इसमें जो डिस्प्लास्टिक सेल होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से जो ट्यूमर सेल है ना वो इन्फिल्ट्रेट कर लेगा अंडरलाइंग स्ट्रोमा को। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 1618 की वजह से होती है। ग्रोस में आपको अल्सीरो प्रोलिफरेटिव लीजन देखने को मिलती है। ओके, इन्वॉल्विंग द शैफ्ट ऑफ पीनस है, जबकि आपको माइक्रोस्कोपिक में केराटिनाइजिंग या नॉन केराटिनाइजिंग देखने को मिलती है। और इसके दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा कन्वेंशनल होता है, ठीक है, ओके, और एक होता है एचपीवी रिलेटेड, यानी एचपीवी रिलेटेड होता है जो कि हमारा कन्वेंशनल होता है, जो कि दूसरा नॉन एचपीवी रिलेटेड है। जो नॉन एचपीवी रिलेटेड है उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यूजुअल टाइप का आ जाएगा, सूडो हाइपरप्लास्टिक आ जाएगा, सूडो ग्लैंडुलर आ जाएगा, यानी हाइपरप्लास्टिक कार्सिनोमा, सूडो ग्लैंडुलर आ जाएगा, ब्रिक्वस कार्सिनोमा आ जाएगा, कार्सिनोमा क्यूनिकुलेटम आ जाएगा। क्योंकि एचपीवी रिलेटेड के अंदर क्या आ जाएगा? बेजुलाइट आ जाएगा, पैपिलरी बेजुलाइट आ जाएगा, वाटी आ जाएगा, वाटी बेजुलाइट हो जाएगा, क्लियर सेल कार्सिनोमा आ जाएगा और लिम्फोएपिथेलियोमा लाइक कार्सिनोमा आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी आ जाती है। नेक्स्ट हम टेस्टिस के अंदर देख लेते हैं। टेस्टिस के अंदर पहला है क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकार्डिज्म के अंदर क्या होता है? ये कि जो टेस्टिकुलर डिसेंट स्क्रोटम के अंदर नहीं हो पाता। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर डिसेंट के, एक होता है इंग्वाइनल स्क्रोटल, दूसरा एब्डोमिनल होता है। जो हमारा इंग्वाइनल स्क्रोटल होता है ना, वो कंट्रोल होता है कौन से हार्मोन से? जो कंट्रोल होता है हमारा कंट्रोल बाय एंड्रोजेंस, यानी जो एंड्रोजेंस कंट्रोल करते होते हैं। जबकि जो ट्रांस एब्डोमिनल फेस होता है ना, ये कंट्रोल करते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ओके, अब ये वाला इसमें जो मोस्ट कॉमन साइट है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आपको देखने को मिलता है टेस्टिस, और इसकी वजह से आपको जर्म सेल ट्यूमर और टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको हाइलिनाइजेशन देखने को मिलेगी और थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेमिनोफिलस ट्यूब्यूल। कोई स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, ऑलरेडी सेल सेपरेट हो जाती है। इसके बाद टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन की तरफ आ जाते हैं। टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन को हम दो में डिवाइड करते हैं, एपिडिडिमस और टेस्टिकुलर। जो एपिडिडिमस की इन्फ्लेमेशन कॉमन होती है, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जो एक बात रट्टा मारनी है कि जो टीबी है ना, अच्छा, जो मम्स है, मम्स ये आपको पीड्स एज ग्रुप में रेयर देखने को मिलता है, अडल्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। ओके, और फिर आगे फैल जाता होता है, कहाँ पे आ जाता है हमारा
इसकी तरफ आ जाएगा, टेस्टिस की तरफ आ जाएगा, टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप 1 हफ्ते के बाद आपको देखने को मिलता है, ओके, 1 वीक, यानी जो इंटरस्टिशियल ऑर्काइटिस है ना, वो 1 हफ्ते की बात होता है आफ्टर द स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन जो टेस्टिकुलर ऑर्काइटिस होता है, ओके, जो टीबी वाला है ना, टीबी वाला वो एपिडिडिमस से स्टार्ट करेगा, ओके, जबकि सिफिलिस वाला टेस्टिस से स्टार्ट करेगा। तो टेस्टिस से आपने रट्टा मारना, सिफिलिस वाला टेस्टिस और टीबी वाला एपिडिडिमस से इन्वॉल्व करता होता है। इसके बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर की तरफ आ जाती है। टेस्टिकुलर ट्यूमर को WHO क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, जर्म सेल ट्यूमर और सेक्स कोड। सेक्स कोड में आपकी लेडी सेल ट्यूमर आ जाएगी, सर्टोली सेल ट्यूमर आ जाएंगे, ओके, और मिक्स्ड के अंदर जिसमें जर्म सेल और आपके सेक्स कोड, तो उसको गोनाडोब्लास्टोमा कहते हैं। जर्म सेल को आगे मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमा, स्पर्मेटोसिटिक है। सेमिनोमा क्लासिकल होता है, स्पर्मेटोसिटिक होता है, ना प्लास्टिक टाइप का होता है। नॉन सेमिनोमा में एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, योग सेल ट्यूमर आ जाएगा, टेराटोमा और कोरियो कार्सिनोमा आ जाएगा। जर्म सेल ट्यूमर मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंट होते हैं, जबकि सेक्स कोड ट्यूमर मोस्टली क्या होते हैं, हमारी बिनाइन होते हैं। जर्म सेल ट्यूमर की तरफ आ जाते हैं, मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंट होते हैं। ये आपको 20 से लेकर 40 एज ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, जर्म सेल ट्यूमर 20 से लेकर 40 में या 15 से लेकर 45 में आपको देखने को मिलते हैं। मैलिग्नेंट आपको देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर के अंदर क्या होगा, रिस्क फैक्टर को हमने 3 में डिवाइड कर दिया। एनवायरमेंटल आ जाएगा, आपके जेनेटिक आ जाएगा, ठीक हो गया, और क्रिप्टोकार्डिज्म वाला। एनवायरमेंटल के अंदर यहाँ पे इसने क्रिप्टोकार्डिज्म डाला हुआ है। एनवायरमेंट के अंदर इसने टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस भी डाला हुआ है। टेस्ट पहले तो आ जाएगा क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकार्डिज्म की मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल टाइप। इसके बाद टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम। टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम में क्रिप्टोकार्डिज्म आ जाएगा। नंबर 2 हाइपोस्पीडिया देखने को मिलता है। नंबर 3 पुअर स्पर्म क्वालिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, CHP बोलते हैं, चीप अचीव। क्रिप्टोकार्डिज्म, हाइपोस्पीडिया और पुअर स्पर्म क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, ओके। और ये जो एसोसिएटेड होता है किस चीज की वजह से, पेस्टिसाइड या नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन एक्सपोजर, ओके। तो टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस किससे एसोसिएटेड होता है, हमारा पेस्टिसाइड एक्सपोजर या नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से। और इसमें 3 चीजें होती है, क्रिप्टोकार्डिज्म, हाइपोस्पीडिया, उसके अलावा आपको पुअर स्पर्म क्वालिटी देखने को मिलती होती है। इसके बाद जेनेटिक्स में आ जाती है। जेनेटिक्स में आपको सी-किट म्यूटेशन देखने को मिलती है, बैक में म्यूटेशन देखने को मिलती है। क्लियर, सी-किट और बैक आपको, और इसके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वोसिटी 3/4 और नैनो, ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ओके। तो आपने ये तो रट्टा मार लिया कि किट में और बैक में म्यूटेशन देखने को मिलती है, ओके। और लास्ट में एक और चीज़ है कि वो आपको 12p क्रोमोसोम, आइसोक्रोमोसोम 12p को देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होती है, क्रिप्टोकार्डिज्म या किट बैक में या एनवायरमेंटल एक्सपोजर जिसमें पेस्टिसाइड आ जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम हो जाएगा। और इस सिंड्रोम में आपकी क्रिप्टोकार्डिज्म, हाइपोस्पीडिया, पुअर स्पर्म क्वालिटी आ जाती है। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल पर अटैक करेंगे, उसमें क्या होगा, आपको इन यूट्रो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, अरेस्ट डिफरेंशिएशन अरेस्ट हो जाती है। पर दोबारा किट म्यूटेशन होगी तो जर्म सेल ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो जर्म सेल ट्यूमर में आइसोक्रोमोसोम 12p देखने को मिलेगा, तो इन्वेसिव जर्म सेल ट्यूमर हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं सेमिनोमा। सेमिनोमा 18 से लेकर 40 वाले में आपको देखने को मिलता है, मैलिग्नेंट होता है। क्लियर, ठीक हो गया, मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर है। अब इसके ग्रोथ में देख लेते हैं। ग्रोथ के अंदर आपने रट्टा क्या मारना, ग्रोथ के अंदर ये रट्टा मारना कि इसमें शीट्स होती है यूनिफॉर्म सेल की, और ये यूनिफॉर्म सेल की शीट डिवाइडेड हो जाती है लोब्यूल्स के अंदर। कौन डिवाइड करता है, फाइबर रिसेप्टर, जिसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलती है। क्लियर, ये आपने रट्टा मार लेना। वेल सर्कमस्क्राइब बटन कैप्सुलेटेड होता है, डिवाइडेड बाय फाइबर रिसेप्टर, जिसमें क्या होगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ओके। तो जो सिंगल हमारा जो सेल होता है ना, क्लासिकल सेमिनोमा सेल, वो राउंड टू पॉलीहेड्रल होता है। इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट देखने को मिलती है। नंबर 3 आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लियर वाटर साइटोप्लाज्म होता है, और इसके सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, जिसके आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको ग्लाइकोजन भी देखने को मिल सकती है। क्लियर, ये आपको ये चीज़ हो जाएगी। और अब इसके हम चीज़ें देख लेते हैं, लाइक हमारा इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिल सकती है। इसका जो ट्यूमर मार्कर है वो प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस और LDH होता है, और कुछ 15% के अंदर आपको बीटा CG भी देखने को मिलता है। जबकि ट्यूमर मार्कर में जो कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से देखोगे तो वो OCT3/4 होगा, किट होगा। इसके अलावा और क्या होगा, हमारा नेगेटिव प्रोटोप्लानिन होगा, नेगेटिव और साइटोकैरेटिन, ये आपको देखने को मिलता होता है, ओके। बाकी यहाँ पे है कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, फ्लैशी होता है, होमोजीनस होता है, मैस लोब्यूलेटेड होता है, ओके। बल्जिंग ट्यूमर होता है जो कि मोस्ट ऑफ द बॉडी और टेस्टिस को रिप्लेस कर रहा होगा। सेमिनोमा और टेस्टिस में जो सिंगल सेमिनोमा, क्लियर सेमिनोमा सेल होता है, डिवाइडेड इनटू डेंस लोब्यूल बाय द फाइबर रिसेप्टर, जिसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलते हैं, पेल न्यूक्लियस देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ग्रोथ के अंदर होमोजीनस होता है, ग्रे व्हाइट लोब्यूलेटेड कट सरफेस होती है, जिसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस नहीं होता, ट्यूनिकल विजुनिया पेनिट्रेटेड नहीं होती। नेक्स्ट हमारा स्पर्मेटोसिटिक है। जो स्पर्मेटोसिटिक में और हमारा सेमिनोमा में क्या फर्क होता है, जो सेमिनोमा होते हैं 4th डिकेड के अंदर होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं, जबकि स्पर्मेटोसिटिक वाले 65 से ऊपर देखने को मिलती है। जो सेमिनोमा होता है इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है, जबकि हमारा ये एसोसिएटेड नहीं होता, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूक्लियस से एसोसिएटेड नहीं होता। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि किट म्यूटेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, या क्रिप्टोकार्डिज्म, एनवायरमेंटल, ये चीज़ें देखने को मिलती है। आइसोक्रोमोसोम 12p इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, स्पर्मेटोसिटिक में, ओके। बल्कि यहाँ पे आपको 9q की गेन देखने को मिलता है। अब जो सेमिनोमा होता है होमोजीनस लोब्यूलेटेड मैस बनाएगा, जबकि स्पर्मेटोसिटिक वाला फ्लैशी मिक्सवाइट सिस्टिक मैस बना देगा। सेमिनोमा के अंदर यूनिफॉर्म शीट और पॉलीहेड्रल सेल देखने को मिलता है, जबकि उसमें आपको 3 सेल देखने को मिलते हैं, ओके। लार्ज जायंट सेल
मीडियम साइज सेल और स्मॉलर सेल देखने को मिलती है। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आपको देखने को मिलती है फाइब्रस सेप्टा में, जबकि स्पर्मेटोसाइटिक में कोई लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट नहीं होती। सेमिनोमा 15% सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। सेमिनोमा एक्स्ट्रागोनाडल साइट के ऊपर होते हैं लाइक मीडियास्टिन, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेमिनोमा होते हैं जर्म सेल ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, जबकि ऐसा उसके साथ नहीं होता। ओके, तो यूजुअली 60 प्लस में देखने को मिलता है, मेटास्टेसिस नहीं करता, गुड प्रोग्नोसिस होता है। आपको 3 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज सेल होते हैं। ग्रैनुलोमा इसमें होता नहीं है, जबकि इसमें ग्रैनुलोमा आपको देखने को मिल सकता है। ट्यूमर मार्कर भी इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके बाद नॉन सेमिनोमेटस में आ जाती है पहले एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है 20 से लेकर 30 साल में आपको देखने को मिलता होता है, यानी ये 1 डिकेड अर्लियर है। यानी जो हमारा सेमिनोमा वाला था ना वो 30 से लेकर 40 में, जबकि ये 20 से लेकर 30 में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके अलावा जो उसकी ग्रॉसली अगर बात करें तो ये म्यूकॉइड सिस्टिक लाइस बना देगा, यानी ये वेराइजेटेड अपीयरेंस होता है, ट्यूनिकल बेजुनिया को पेनिट्रेट कर रहा होगा। वेराइजेटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू हेमरेजिक नेक्रोसिस है। ठीक हो गया। बाकी जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखो तो आपको ग्लैंडुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, ग्लैंडुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। हेमरेजिक मैस बनाता है, जबकि आपको ग्लैंडुलर पैटर्न पुअरली फॉर्म ग्लैंड देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपने रट्टा मार लेना, पुअरली फॉर्म ग्लैंड है। और इसमें एल्वुलर या ट्यूबुलर पैटर्न देखने को मिल सकता है, डिग्री ऑफ एनोप्लेजिया देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये भी रट्टा मारना है कि यहाँ पे जो ट्यूमर मार्कर है ये साइटोकैरेटिन पॉजिटिव होता है। ओके, लेकिन ये साइटोकैरेटिन पॉजिटिव होता है लेकिन किट नेगेटिव होता है। ठीक है, किट या पोर्टोप्लानी नेगेटिव होता है। ओसीटी 3/4 ये पॉजिटिव होता है। ओके, अल्फा फीटोप्रोटीन भी पॉजिटिव होता है, CD30 भी पॉजिटिव होता है। और ये यॉर्क साइक ट्यूमर, एंडोडर्मस साइनस ट्यूमर इन्फेंट या चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर होते हैं 3 ईयर ओल्ड इन्फेंट में। ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको शेलर डबल बॉडी देखने को मिलते हैं, जो कि रिजेंबल करती है प्रिमिटिव ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर को। आपको सेंटर में ब्लड वेसल देखने को मिलती है, सिस्टिक स्पेस आपको देखने को मिलती है, ट्यूमर सेल और ट्यूमर सेल देखने को मिलते हैं सिस्टिक स्पेस वाला। ओके, यानी सेंट्रल ब्लड वेसल है सराउंडेड बाय द ट्यूमर सेल इनक्लोज इन अ सिस्टिक कैविटी कवर्ड बाय द ट्यूमर सेल। ट्यूमर मार्कर में अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आ जाएगा। इसके बाद टेराटोमा की तरफ आ जाते हैं। टेराटोमा में जो ट्यूमर सेल है ना वो ओरिजिनेट करता होता है मल्टीपल जर्म सेल लेयर से। ओके, लाइक हमारा एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। एक्टोडर्म से हेयर आ सकता है, मेसोडर्म से मसल आ जाती है और एंडोडर्म से आपका थायराइड आ जाएगा। ओके, तो यॉर्क साइक ट्यूमर में आपको ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको ना कुछ में डिवाइड करते हैं कि मैच्योर हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है। ओके, ठीक हो गया, मैच्योर या इमेच्योर या प्री प्यूबर्टल या पोस्ट प्यूबर्टल। जो मैच्योर वाला होता है यूजुअली बिनाइन होता है, इमेच्योर वाला मैलिग्नेंट होता है, इमेच्योर वाला मैलिग्नेंट होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको स्क्वेमस सेल वाला, यानी यहाँ पे जो मैच्योर वाला ना वो प्री प्यूबर्टल, जबकि पोस्ट प्यूबर्टल वाला इमेच्योर या मैलिग्नेंट देखने को मिलता है। और ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं उसको? मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यॉर्क साइक ट्यूमर के अंदर आपने रट्टा मारना है कि आपको रेटिकुलर नेटवर्क देखने को मिलता है मीडियम साइज सेल का, जिसमें क्यूबाइडल फ्लैटेंड या स्पिंडल शेप सेल आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, ट्यूमर मार्कर में अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एसएजी आ जाएगा किसके? ट्यूमर टेराटोमा के। इसके बाद नेक्स्ट है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा जो ग्रेनेडल कोरियोकार्सिनोमा ना ज्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू प्लेसेंटल कोरियोकार्सिनोमा। इसकी ज्यादा मेटास्टेसिस होती है, ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपको 2 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है और ये पॉलीगोनल होते हैं, जबकि सेंसिटिव का मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जायंट सेल आपको देखने को मिलते हैं। ट्यूमर मार्कर में मेनली क्या आंसर आ जाएगा? बीटा एससीजी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो जो कोरियोकार्सिनोमा में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोरियोकार्सिनोमा की जो मॉर्फोलॉजी आपने तैयार करनी है ना उसमें आपको देखने को मिलता है पॉलीगोनल सेल। पॉलीगोनल सेल कौन से होते हैं? हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं। ओके, पॉलीगोनल सेल होते हैं विद क्लियर साइटोप्लाज्म, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं, अबंडेंट इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है विद हेमरेजिक और नेक्रोसिस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देख लेना कि जो इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया है ना, ये कार्सिनोमा इन साइटो लाइक कंडीशन प्रोड्यूस करता है। ओरिजिन कौन-कौन से नहीं होंगे? स्पर्मेटोसिटिक, यॉर्क साइक, टेराटोमा। जो प्री प्यूबर्टल वाले होते हैं ना वो इससे अराइज नहीं करते होते। ठीक है, प्री प्यूबर्टल वाले। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। तो ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होते हैं। सर्टोरी सेल ट्यूमर ये आपको 40 से ऊपर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सर्टोरी सेल ट्यूमर वाले। ओके, इसके बाद ये रट्टा मारना है कि ये आपके पेनलेस टेस्टिकुलर मैस बना देते हैं। बिनाइन होते हैं। सर्टोरी सेल ने ट्यूब्यूल बनानी होती है। सर्टोरी सेल ने क्या बनानी होती है? ट्यूब्यूल बनानी होती है। और थोड़ा बहुत एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करेंगे, नो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और गायनिकोमास्टिया। ओके, तो इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये रट्टा मार लेना कि जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है ना उनकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन आ रहा है कि हमारे इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होती है, स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ट्यूमर बर्डन को असेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, मॉनिटरिंग द रिस्पांस टू द थेरेपीज को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये रट्टा मार लेना कि जो सेमिनोमा रेडियो सेंसिटिव या कीमो सेंसिटिव होता है ना, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में रहते होते हैं और कैक्टिमी से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, स्टेजिंग भी इसकी होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब है कि जो ट्यूमर है वो कन्फाइंड है टू द टेस्टिस, एपिडिडिमिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्टेज 2 का मतलब है ट्यूमर कन्फाइंड है टू द रेट्रोपेरिटोनियल नोड, जो कि डायफ्राम से नीचे पड़े हुए होते हैं। और स्टेज 3 का मतलब है कि जो मेटास्टेसिस है ना वो आपको अबव द रेट्रोपेरिटोनियल में देखने को मिलती है। सेमिनोमा 1 में रहते हैं, जबकि नॉन सेमिनोमेटा जर्म सेल ट्यूमर 2 3 में रहते हैं। तो सर्टोरी सेल ट्यूमर है ना ये एसोसिएटेड होते हैं कार्नी कॉम्प्लेक्स। कार्नी कॉम्प्लेक्स में परकारिया होता है। ओके, इसके अलावा प्यूट जैकर सिंड्रोम और फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है। जबकि लेटेस्ट सेल ट्यूमर हमारे एसोसिएटेड होते हैं क्लाइनफेला के साथ, लियोमायोमेटोसिस के साथ होते हैं। ओके, इसके अलावा आरसीसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? हाइड्रोटेस होगा। अच्छा, मैं सर्टोरी सेल ट्यूमर बता रहा था, सर्टोरी सेल ट्यूमर। ओके,
तो ये क्या बनाते हैं, हमारे ग्रे वाइट सर्कमस्क्राइब मैस बनाना शुरू कर देगा और यहाँ पे राउंड पॉलीगोनल सेल लिपिड वैक्यूल देखने को मिलते हैं। लेडिक सेल मोस्ट कॉमन सेक्स को ट्यूमर होती है, 10 से लेकर 20 साल में होती है, 30 से लेकर 40 साल में आपको देखने को मिल सकते होते हैं। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी गायनिकोमास्टिया करा देते हैं बच्चों में, सेक्सुअल प्रीकॉसिटी करा देगा, बड़ों में क्या करेगा, गायनिकोमास्टिया वगैरह करवा देगा। तो ये एसोसिएटेड होता है, लेडिक सेल ट्यूमर एसोसिएटेड होते हैं ओके, क्रैनफेलर के साथ होती है, क्रिप्टोकाइडिज्म के साथ होती है, लियोमायोमाटोसिस के साथ होते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है ओके, जो कि जर्मलाइन म्यूटेशन इन फ्यूमेरेट हाइड्रोटेस की वजह से आपको देखने को मिलता है ओके। तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखा है कि ब्राउन येलो होते हैं ओके, क्योंकि इसमें लिपिड भर भर के ना, तो गोल्डन ब्राउन को रट्टा मार लेना, गोल्डन ब्राउन होते हैं ओके, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, हेमरेजिक अपीयरेंस होमोजेनस अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। सॉलिड शीट पैटर्न होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा पैटर्न होता है, सॉलिड शीट पैटर्न होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा रिनकी क्रिस्टल भी देखने को मिल सकते हैं जो कि इओसिनोफिलिक इंट्रासेलुलर क्रिस्टल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोस्टेट वाला टॉपिक है ओके, प्रोस्टेट वाला। तो जो प्रोस्टेट वाला टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, टेस्टिकुलर लिम्फोमा बता दो, टेस्टिकुलर लिम्फोमा कौन सा ज्यादा होता है आपको देखने को मिलता होता है ओके, बायलैटरल होते हैं, स्पर्मेटिक कोट को इन्वॉल्व करते होते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसके बाद बर्किल लिम्फोमा और उसके बाद एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव एक्स्ट्रा नोडल टी सेल लिम्फोमा ओके, या नेचुरल किलर सेल लिम्फोमा आपको देखने को मिलता होता है। खासतौर पर ये इनकी हाई पेनिट्रेंस होती है फॉर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट ओके। इसके बाद प्रोस्टेट की तरफ आ जाती है ओके, प्रोस्टेट के कुछ जोन्स लिखे हुए हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट की तरफ आ जाती है। इन्फ्लेमेशन को हम कितने में डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड करते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम ओके, और इसके बाद आ जाएगा ग्रैनुलोमेटस आ जाएगा। क्लियर, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम जिसको क्रॉनिक के बैक्टीरियल भी कहते हैं। पहला है एक्यूट ओके, एक्यूट में आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है ओके, यानी आपको न्यूट्रोफिल यानी बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया आपके हो गए, मोस्ट कॉमन होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराने वाला इकोलाई होगा। अच्छा, इसमें क्लिनिकल फीचर में फीवर, डिसयूरिया होगा। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि बैक्टीरियल डिसएमिनेशन हो सकती है ओके, तो आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड करनी है। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, यूरिन कल्चर्स बनाओगे ओके, और क्लिनिकल फीचर देखोगे। और बायोप्सी हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये क्या कर देगी, आगे ये सेप्सिस करवा देती है। ये हो गया एक्यूट बैक्टीरियल, ये हमारा किसी वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से होता है, बाकी स्टेफिलोकोकाई की वजह से भी हो सकते हैं। क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस में क्या होगा, क्रोनिक ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है ओके, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद ई कोलाई है ठीक है, यानी क्रोनिक ई कोलाई का इन्फेक्शन होगा। क्लियर, और इसमें लिम्फोसाइटिक या मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है ओके, और आपको सिस्टाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस के अंदर आपने ल्यूकोसाइट को देखना, पॉजिटिव कल्चर देखना होता है। उसके बाद क्रोनिक ए बैक्टीरियल है, इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोस्टाइटिस। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्टाइटिस कौन सी होती है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम या क्रोनिक ए बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस होती है। इसकी टियोलॉजी अभी तक किसी को पता नहीं लगी ओके, तो ये क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई हिस्ट्री नहीं देखने को मिलती। कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, पेन होता है आफ्टर द जैकुलेशन, के जैकुलेशन के बाद आपको पेन देखने को मिलता होता है ओके, और जो एक्सप्रेस्ड प्रोस्टैटिक सिक्रेशन है उसमें 10 लिम्फोसाइट से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो 10 मोर देन 10 ल्यूकोसाइट पर हाई पावर फील्ड है, ये देखने को मिले तो उसका मतलब है कि ये क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। उसके बाद ग्रैनुलोमेटस होता है, बीसीजी की वैक्सीनेशन को देने की, बीसीजी की वजह से हो सकता है, टीबी के इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है। बीसीजी वैक्सीनेशन ब्लीडर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ अदर फॉर्म्स भी है। अदर फॉर्म्स में क्या हो सकती है, लाइक हमारे एडिनोवायरल और IgG4 रिलेटेड ऑटोइम्यून प्रोस्टैटिस से भी हो सकता है। एडिनोवायरल और IgG4 रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की तरफ ओके। तो जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया ना, प्री मैलिग्नेंट लीजन नहीं होती, इट इज़ नॉट अ प्री मैलिग्नेंट लीजन ओके, तो यानी कैंसर नहीं करवाती है। आपको 50+ में ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें डिस्यूरिया हो सकता है ओके, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपेज ऑफ यूरिन स्ट्रीम, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। पैथोजेनेसिस के अंदर इंक्रीज अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के, टेस्टोस्टेरोन है 5-अल्फा रिडक्टेस एंजाइम पड़ा होगा किसमें, स्ट्रोमल सेल में, तो वहाँ पे डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा, एंड्रोजन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा जो कि स्ट्रोमल ग्लैंड में पड़े होते हैं और एक्सप्रेशन कराएगा ग्रोथ फैक्टर की। इसमें कौन कौन सी आ जाती है आपके, KGF, EGF और IGF आ जाएगा ठीक है ओके। दूसरी तरफ से ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इनको भी करवा देगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरह आ जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने मॉर्फोलॉजी में ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक में डिवाइड करना है। ग्रोस में क्या होगा, प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है ओके, नोडुलैरिटी आपको देखने को मिल सकती है, ट्रांजिशन जोन को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से यूरेथ्रा स्लिट लाइक स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोड्यूल ओके। इसके बाद जो नोड्यूल है जिनमें ग्लैंड ज़्यादा होगा तो वो पिंक होते हैं ओके, पिंक हो गए और सॉफ्ट हो गए, और इसमें प्रोस्टैटिक फ्लूइड निकलेगा। लेकिन जिसमें ग्लैंडुलर स्ट्रोमा ज़्यादा होगा तो इसमें वो पेल हो गए ओके, फर्म हो गए, और इसमें आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। फ्लूइड कैसे छोड़ दो ओके। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि सिस्टिकली डायलेटेड होते हैं। ग्लैंड्स की 2 लेयर होती है, आउटर लेयर हमारी क्यूबाइडल होती है, इनर लेयर आपकी कलमनर आ जाती है, फोल्डिंग की वजह से पैपिलरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा में आपको स्पिंडल शेप स्ट्रोमा सेल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा 70 के बाद देखने को मिलता है। एसिम्प्टोमेटिक या लेट सिम्प्टम आती है। पैथोजेनेसिस के अंदर आपने इसको 3 में, अच्छा इसका भी एक वो बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है ओके। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं ओके। याद करना एनवायरमेंटल फैक्टर हमने
टेस्टिकुलर में भी पढ़े थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। आपने इसका पैथोजेनेसिस रट्टा मानिए कि पहले प्रोस्टैटिक एपिथेलियम होती है, प्रोस्टैटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूक्लियस आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद लोकलाइज्ड आ जाएगा, फिर एडवांस आ जाएगा। और पहले जो होगी है वो टेम्परस की होती है, पहले किसकी होगी, टेम्परस म्यूटेशन, टेम्परस ETS फ्यूजन जीन होगा। इसके अलावा टेलोमेयर शॉर्टनिंग और GSTP में आपको हाइपरमेथाइलेशन देखने को मिलेगी। फिर 2 P यानी P27 लॉस हो जाएगा, PTEN की लॉस देखने को मिलेगा, टेलोमेरेज एक्टिवेशन होती है, और लास्ट में क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा P53 का लॉस देखने को मिलेगा। तो डाइट के अंदर अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा लेते हैं, जबकि रिस्क को कम करने के लिए आपने लाइकोपीन लेना जो कि टोमेटो में होता है, विटामिन डी और सेलेनियम लेना होता है। आगे जेनेटिक एपिजेनेटिक के अंदर BRCA2 म्यूटेशन PTEN और लॉस ऑफ P27 आ शुरू हो जाती है। एंड्रोजन के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर है जो कि आगे क्या करते हैं, एंड्रोजन बहुत सारे मैकेनिज्म के जरिए काम करते होती है। लाइक वो जो ट्यूमर है ना, वो हाइपर सेंसिटिविटी को बढ़ाना शुरू कर देती है, लाइक ER जीन की एम्प्लीफिकेशन कर लेती है। नंबर 2, ये लाइगेंड डिपेंडेंट ER की एक्टिवेशन करना शुरू कर देती है, ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है, क्लियर। इसके बाद है कि डायग्नोसिस में आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसमें क्या होगा, स्टोनी हार्ड इरेगुलर मैस देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। रेडियोलॉजिकल में ऑस्टियोब्लास्टिक स्कैंड्री है जिसमें आपको सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे करोगे, DRE में हार्ड इरेगुलर मैस होगा, प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये स्पेसिफिक नॉट यानी ये ऑर्गन स्पेसिफिक है लेकिन डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये प्रोस्टैटिक इन्फेक्शन के अंदर ज़्यादा होता है, जैकुलेशन के अंदर भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा BPH में भी आपको देखने को मिल सकता होता है। अब PSA लेवल अगर 4 से लेकर 10 है तो बॉर्डर लाइन है, अगर 10 से ज़्यादा है तो उसका मतलब कैंसर है, ठीक हो गया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होगा, मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, पेरिफेरल लोकेशन भी होती है, ओके। मोस्ट कॉमन क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होता है, इसमें ग्लैंडुलर अरेंजमेंट होती है, एब्सेंस ऑफ बेसल क्यूबाइडल लेयर होती है, इंडिविजुअल ट्यूमर सेल लेयर देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये पोस्टीरियर लोकेशन में देखने को मिलेगा, ओके। न्यूप्लास्टिक टिश्यू गिरिटी और फर्म होता है, ठीक हो गया। ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड का साइज छोटा देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स में सिर्फ एक लेयर देखने को मिलती है, टाइटली पैक्ड सेल होती है, ओके। आपको बेसल लेयर आपको एब्सेंट देखने को मिलती है। बाकी मेटास्टेसिस है ना, वो आपको लोकली होता है, लाइक पेरीप्रोस्टैटिक टिश्यू में होता है, सेमिनल वेसिकल में हो सकता है। दैट इज वाई कि जब हम पढ़ेंगे ना इसकी स्टेजिंग पढ़ेंगे, स्टेजिंग के अंदर क्या होगा, टी के अंदर जो T2 अब ऑर्गन कंफाइंड है, T3 का मतलब एक्स्ट्रा प्रोस्टैटिक है। बाकी इसको डिवाइड करते हैं A और B में। ए में क्या आ जाएगा, ए में आपको देखने को मिलती है कहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिलती है, बायलैटरल देखने को मिल सकती है, एक्स्ट्रा प्रोस्टैटिक, जबकि उसमें सेमिनल वेसिकल है। और 4 के अंदर क्या आ जाएगा, 4 के अंदर सेमिनल वेसिकल के अलावा लाइक रेक्टम ब्लेडर वाला इनको इन्वॉल्व करता हुआ नजर आ जाएगा, क्लियर। बाकी ग्लैंडुलर अरेंजमेंट है, इसके अलावा आपने एब्सेंस ऑफ बेसल क्यूबाइडल एपिथेलियम को रट्टा मार लेना, इंडिविजुअल ट्यूमर सेल लेयर हो जाएगी, लार्जर न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई कभी भी नेवर सीन इन BPH है। पेरीन्यूरल वेरिएंट मैलिग्नेंसी को बता देते हैं, ग्लेसन्स सिस्टम ग्रेडिंग, स्टेजिंग और प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 पैटर्न होते हैं, मिनिमम स्कोर होता है ना वेल डिफरेंशिएटेड, और मैक्सिमम 10 होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड। और जो ग्रेड ग्रुप है 6 वाला, ओके, ग्रेड ग्रुप 1 है। ग्रेड ग्रुप 1 में क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट वेल फॉर्म ग्लैंड होती है। ग्रेड ग्रुप 2 में क्या होगा, वेल फॉर्म ग्लैंड होगी और लेस पुअरली फॉर्म ग्लैंड होगी। जबकि ग्रेड 3 में क्या होगा, उसमें क्या होगा, पुअरली फॉर्म ग्लैंड होगी प्लस लेस वेल फॉर्म ग्लैंड, जबकि इसमें पुअरली ग्राउंड और लास्ट में कुछ भी ग्लैंड नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर। बाकी 5 पैटर्न ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है।